भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर बदलने वाला है। रिएक्टर से नहीं बल्कि एक बिल से। दो बड़े अमेंडमेंट तैयार हो रहे हैं। एक इंडिया के न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को आसान बनाने के लिए और दूसरा प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने और चलाने की इजाज़त देने के लिए। कागज पर ये सब प्रोग्रेस लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा विकास। लेकिन इस वादे के पीछे एक सवाल छुपा है। जब मुनाफा और रेडिएशन टकराते हैं तब क्या होता है? और सबसे ज़रूरी, जब अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर पड़ जाए उस इंडस्ट्री में जहां एक गलती पूरे नस्ल को तबाह कर सकती है, तब क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं दो बड़े अमेंडमेंट बिल्स की, जो भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। हम देखेंगे कि इन बदलावों का असली मतलब क्या है, सिर्फ इन्वेस्टर और सरकार के लिए नहीं बल्कि आम भारतीय नागरिक के लिए भी। और हम कुछ असुविधाजनक सवाल भी पूछेंगे। क्या लायबिलिटी को आसान बनाना भारत को बिजनेस फ्रेंडली बनाएगा या एक्सीडेंट प्रोन? क्या प्राइवेटाइजेशन से सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ेगा? और क्या हम भोपाल की वो 40 साल पुरानी चेतावनी भूल चुके हैं? तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की ये चर्चा सिर्फ न्यूक्लियर पावर के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब मुनाफा और जिम्मेदारी टकराते हैं तो हम कितने सुरक्षित हैं, यानी कि भारत का हर एक आम नागरिक कितना सुरक्षित है। पहला अमेंडमेंट भारत के न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ यानी कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के कुछ प्रोविजंस को आसान बनाने से जुड़ा है। इस कानून का उद्देश्य था न्यूक्लियर दुर्घटना से होने वाले नुकसान के विक्टिम को मुआवजा देने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाना और ये तय करना कि जिम्मेदारी किसकी होगी और मुआवजे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन बाद में इसी कानून को कई विदेशी वेंडर, यानी कि जो इक्विपमेंट वेंडर होते हैं, जैसे यूएस के वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और फ्रांस के ईडीएफ ने एक रुकावट के रूप में दिखाया है। उनका कहना है कि इस कानून का एक प्रोविज़न ऑपरेटर के राइट ऑफ रिकोर्स के जरिए ऑपरेटर की जिम्मेदारी सप्लायर तक पहुंचती है। अक्सर एक न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर, जैसे एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होते हैं, सप्लायर्स में विदेशी रिएक्टर मैन्युफैक्चरर के साथ साथ देसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। पर विदेशी वेंडर्स, चाहे वो न्यूक्लियर आइलैंड के पार्टनर हो या कन्वेंशनल प्लांट के, इन्हीं प्रोविजंस के कारण चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भविष्य में कोई न्यूक्लियर हादसा होता है तो उन पर भी लायबिलिटी आएगी। इस समस्या से निकलने के लिए कुछ वर्क अराउंड सोचे जा रहे हैं, जैसे लायबिलिटी को एक फिक्स लिमिट तक कैप करना या एक स्टेट बैक्ड फंड पूल बनाना जो इमरजेंसी के समय बैकअप के रूप में काम करेगा। ये कानून भोपाल ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था, ताकि अगर कभी कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो तो पीड़ित लोगों को न्याय के लिए दर दर ना भटकना पड़े। मौजूदा कानून के तहत न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर पूरी तरह जिम्मेदार होता है, चाहे गलती साबित हो या ना, और उसे 1500 करोड़ तक का मुआवजा देना पड़ता है। इससे ज़्यादा नुकसान होने पर सरकार आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेती है। लेकिन भारत के कानून को अलग बनाता है सेक्शन 17B। ये ऑपरेटर को ये हक देता है कि अगर दुर्घटना किसी फॉल्टी रिएक्टर या ख़राब कंपोनेंट की वजह से हुई हो तो उसका कुछ हिस्सा इक्विपमेंट सप्लायर से वसूल किया जा सकता है। अब जो नया अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो इसी सप्लायर लायबिलिटी को लिमिट करने की कोशिश करता है, यानी सप्लायर की जिम्मेदारी उनके कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू तक सीमित होगी और ऑपरेटर उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के बाद कोर्ट में नहीं ले जा सकते। यानी कि ये कानून सिटीजन्स को नहीं, सप्लायर को बचाता है। दूसरा बड़ा अमेंडमेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में बदलाव करने से संबंधित, जिसका उद्देश्य प्राइवेट कंपनीज को भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन में प्रवेश देना है।
इसके तहत प्राइवेट कंपनीज को नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में 49% तक की माइनॉरिटी इक्विटी लेने की अनुमति मिल सकती है। साथ ही ये अमेंडमेंट विदेशी कंपनीज को भी इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देगा, ताकि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की गति और स्केल दोनों बढ़ सके। अब तक एटॉमिक एनर्जी भारत के सबसे बंद और रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में से एक रहा है, लेकिन ये कानूनी बदलाव एक रिफॉर्म पुश के रूप में देखा जा रहा है, जो लगभग 2 दशक बाद इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के कमर्शियल पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का रास्ता खोल सकता है। न्यू दिल्ली इसको वॉशिंगटन डीसी के साथ अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आउटरीच के एक हिस्से के रूप में पेश करना चाहता है, जो आगे चलकर नए ट्रेड पैक्ट में बदल सकता है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी तैयार की जाए, लेकिन सरकार के पास सीमित फंड्स हैं, विदेशी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और सप्लायर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी के डर से झिझक रहे हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इन्वेस्टमेंट को डी रिस्क करना जरूरी है। अधिकारियों का तर्क है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से तेजी से कंस्ट्रक्शन होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेंगे और ग्लोबल पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। मतलब ये अमेंडमेंट भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर को ऊर्जा से भर देगा। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा का विकास बेकार है अगर उसके साथ नागरिकों के लिए खतरा बढ़ता है। हर कानून ये बताता है कि जब कुछ गलत होता है तो बोझ किस पर गिरता है, और ये दोनों अमेंडमेंट चुपचाप उस बोझ को बदल रहे हैं, कॉरपोरेशन से हटाकर आम नागरिक पर। चलिए समझते हैं। जब सप्लायर लायबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है तो एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है। अगर कोई फॉरेन वेंडर ये जानता है कि उसे कुछ साल बाद या एक छोटी सी अमाउंट के बाद लायबल नहीं किया जा सकता, तो वो बेस्ट मटेरियल, रिगरस टेस्टिंग या सेफ्टी स्टैंडर्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। जब जिम्मेदारी छोटी होती है तो सावधानी भी छोटी हो जाती है। प्राइवेट फर्म्स को न्यूक्लियर प्लांट्स चलाने देना एफिशिएंट लग सकता है, पर बिना एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी रेगुलेटर के ये डिज़ास्टर का एक फॉर्मूला बन जाता है। आज भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। इसका मतलब है रेगुलेटर और प्रमोटर दोनों एक ही दफ्तर से रिपोर्ट करते हैं। जब निगरानी करने वाले और पॉलिसी बनाने वाले एक ही हों तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तय है। अगर कल किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट में हजारों लोग प्रभावित हो जाते हैं तो ऑपरेटर की जिम्मेदारी सिर्फ 1500 करोड़ तक सीमित है। पर क्या ये फिगर सही में उस लायबिलिटी को सेट कर सकता है? सोचिए, फुकुशिमा $200 बिलियन से ज़्यादा, शर्नोबिल पूरा एक इलाका सदियों तक रहने लायक नहीं रहा। इंडिया में उस डिफरेंस को कौन भरेगा? सरकार, यानी कि टैक्स पेयर्स। मतलब आखिर में नुकसान हम सब पर आएगा, आप पर और मुझ पर। ये कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। दिसंबर 1984 भोपाल, यूनियन कार्बाइड के गैस प्लांट से रात के अंधेरों में जहरीली गैसें निकली। हजारों लोग कुछ घंटों में मारे गए और लाखों की जिंदगी पलट गई। कंपनी ने कहा ये एक एक्सीडेंट था, विक्टिम ने कहा ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, पर इंसाफ $470 मिलियन का सेटलमेंट, जो असल नुकसान का एक छोटा सा हिस्सा था। और आज 40 साल बाद भी जमीन और पानी भोपाल में जहर से भरा हुआ है। लोग अभी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिम्मेदारियां आज तक तय नहीं हुई। उस दर्द ने इंडिया को एक सबक दिया कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बाद कानून सख्त होने चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी आम आदमी की ज़िंदगी से खेल ना सके। इसी सबक से निकला था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। लेकिन अब हम उसी रास्ते पर उल्टा चल रहे हैं।
आज जब हम लायबिलिटी को आसान बना रहे हैं तो हम असल में भोपाल का सबक भूल रहे हैं। कल अगर कोई रेडिएशन लीक होता है, कौन जिम्मेदार होगा? सप्लायर, प्राइवेट ऑपरेटर या सरकार? शायद फिर वही होगा, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे और भुगतना पड़ेगा आम नागरिक को, अपने सेहत से, अपने घर से, अपनी अगली पीढ़ी तक। भारत का न्यूक्लियर सपना तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक जिम्मेदारी कमज़ोर नियमों के सहारे खड़ी हो। अगर मुनाफा प्राइवेट हो जाए लेकिन लायबिलिटी समाज पर डाल दी जाए तो हम वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस बार नतीजा अदृश्य गैस नहीं बल्कि रेडिएशन हो सकता है। नागरिक के रूप में हमें पूछना चाहिए, क्या सुरक्षा एक समझौता करने के लिए चीज़ है? और अगर है तो ये समझौता किसके ज़िंदगी के साथ हो रहा है? आप सभी अपनी राय बताइए। क्या प्राइवेट कंपनीज़ को भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स चलाने चाहिए? क्या सप्लायर लायबिलिटी को आसान कर देना चाहिए? कमेंट में अपने विचार लिखिए, क्योंकि जब हम इतिहास को भूल जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा ताकत के साथ खुद को दोहराता है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।